जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं उस महापुरुष की लिखी हुई किताब जिसको B.R. अम्बेडकर के नाम से जाना जाता था। यानी अब आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि हम किस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं भारत के संविधान की। भारत के संविधान के रचयिता, रचनाकार या आधुनिक भारत के मनु को B.R. अम्बेडकर को बोला जाता है। B.R. अम्बेडकर बाबा साहेब भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर, इनको 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनकी लिखी हुई किताब जो भारत का संविधान, इनका एक स्टेटमेंट क्या था कि भारत वो सिंघनी का दूध शिक्षा वो सिंघनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दाढ़ेगा। अगर हम बात करें भारत की संविधान की, भारत का संविधान जब तक लागू नहीं हुआ था, यानी कि जब तक बनकर नहीं तैयार हुआ था, उसके पहले के संविधान जो जब तक संविधान की रचना नहीं हुई थी उसके पहले के, अगर हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो भारतीय संविधान को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक बात करते हैं किसकी, जो जब से संविधान लागू हो गया और जब संविधान लागू नहीं हुआ था, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? सन 1600 ईस्वी को। ठीक, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जब होती है तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ हम भारतीय संविधान को दो पार्ट में बांट सकते हैं। सबको पता होगा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हो जाती है, लेकिन याद रखना कि जब 1857 की क्रांति होती है तो 1857 की क्रांति के पश्चात जो भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र थे वो सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो जाते हैं। यानी कि जिसकी सत्ता अभी तक, जहाँ पर शासन अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी, तो 1857 के बाद भारत की सत्ता किसके हाथ पर चली गई? ब्रिटिश क्राउन के अधीन चली गई। अगर हम बात करें सन 1600 ईस्वी, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? जब तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा तब तक ब्रिटिश संसद द्वारा समय समय पर अधिकार पत्र, कानून, आदेश पत्र या कंपनी के चार्टर के माध्यम से कंपनी भारत पर शासन करती रही। लेकिन जब 1857 के बाद सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन सत्ता चली जाती है, तो वहाँ फिर डायरेक्ट ब्रिटेन का राजा ही भारत पर शासन करने लगता है। लेकिन बात की जाए ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी को 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को होती है। इसमें उस समय पर ब्रिटेन की महारानी थी, महारानी एलिजाबेथ ने 15 वर्षों तक पूर्वी देशों में व्यापार करने का अधिकार दिया गया। इसमें कुल राशि दी गई थी 30,133 पाउंड। इसमें कुल भागीदार थे 217 भागीदार थे, यानी 217 लोगों द्वारा पूंजी लगाई गई थी 30,133 पाउंड, क्योंकि वहाँ की जो मुद्रा चल रही थी उस समय पर उसे पाउंड बोला जाता था। भारत और कंपनी का अगर इतनी बड़ी कंपनी थी, अब इसमें कोई ना कोई प्रशासन तो करेगा ही, तो प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी गई एक गवर्नर, एक उप गवर्नर और उसके साथ में उसकी परिषद में 24 सदस्य होते थे। इस तरीके से इसकी संज्ञा किसको दी गई? गवर्नर और उसकी परिषद की संज्ञा दी गई, और इसको निदेशक मंडल के नाम से भी जाना जाता था, और इसका अन्य नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के नाम से भी जाना जाता था। अगर अब हम, ये सन 1600 ईस्वी का राजलेख था। अगर हम बात करें 1726 ईस्वी का राजलेख, 1726 ईस्वी का राजलेख, अब जब तक इसके पहले क्या था कि भारत में जितनी भी प्रेसिडेंसी थी, भारत में 3 प्रेसिडेंसी थी। याद रखना, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आती है पहली बार, तो ईस्ट इंडिया कंपनी में अपना कार्य सूरत से शुरू किया था। गुजरात का एक शहर है सूरत से अपना ये कार्य प्रारंभ किया था। लेकिन जब तक उस समय पर ब्रिटेन की 3 प्रेसिडेंसी थी, एक थी कलकत्ता, मुंबई और मद्रास। इन तीनों प्रेसिडेंसियों को इसमें से विधि बनाने की शक्ति दे दी गई थी। जब 1726 ईस्वी का राजलेख आता है तो कलकत्ता, मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को विधि बनाने की शक्ति दे दी गई थी। इसके पहले ये शक्ति इंग्लैंड में स्थित निदेशक मंडल के हाथ में थी। हमने बता दिया था कि निदेशक मंडल में क्या थे, इसमें कुल 24 सदस्य थे, एक
गवर्नर था और एक उप गवर्नर था। ये सारे ये कर रहते कहाँ थे, ये काम करते थे, एक कंपनी थी इंडिया में, लेकिन ये जो गवर्नर और उसकी परिषद थी, निदेशक मंडल था, ये निदेशक मंडल रहता कहाँ था, इंग्लैंड पर। वही कानून समय समय पर बना के भेजता था कि तुमको इस तरीके से काम करना है, ऐसा ऐसा काम करना है। फिर क्या आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जब आता है उस समय पर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड नाथ थे, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड नाथ। फिर उसमें से जब ईस्ट इंडिया कंपनी का कारोबार हो रहा था तो इसमें चर्चा हो रही थी कि ईस्ट इंडिया में कुछ सुधार करने की ज़रूरत है, तो इसके लिए एक समिति गठित की गई थी। जैसे जैसे क्या होता है कि जब कभी भी कोई भी मुद्दा बनता है ना, तो किसी भी चीज़ का कोई भी अगर विधेयक आता है तो उसके लिए एक समिति गठित की जाती है। इसी प्रकार से वहाँ पर एक गुप्त समिति सिफारिश की गई थी, गुप्त समिति स्थापित की गई थी। गुप्त समिति में ये कहा गया था, गुप्त समिति के माध्यम से ही 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता था। रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से, रेगुलेटिंग एक्ट के पहले तक भारत तथा ब्रिटेन पर दोनों जगह पर कंपनी के जो निगरानी का काम करते थे वो दो कंपनियां काम करती थी, एक निदेशक मंडल और एक नियंत्रक मंडल। ये दो संस्थाएं थी, निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल, ठीक। और कंपनी में था क्या, कंपनी में निगरानी कहाँ करनी है, कंपनी में निगरानी करनी है भारत और इंग्लैंड में, क्योंकि दोनों का कनेक्शन कहाँ से है, क्योंकि भारत में कंपनी काम करती थी, उसका फ़ायदा कहाँ जाता था, इंग्लैंड पर। इसलिए दोनों जगह पर निगरानी करनी होती थी, क्योंकि दोनों जगह पर ब्लैक मेलिंग ना हो सके, दोनों जगह पर गलत तरीके से अधिकारी पैसा ब्लैक मेल ना कर सके। अब आती है, अगर बात करें निदेशक मंडल की, तो निदेशक मंडल में मैंने बता दिया था टोटल कितने सदस्य होते हैं, टोटल 24 सदस्य होते हैं। 24 सदस्यों में से जो इनके निदेशक मंडल के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता था, स्वायत्तधारी मंडल के सदस्य करते थे। निदेशक मंडल के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता था, स्वायत्तधारी मंडल के सदस्य करते थे। और स्वायत्तधारी मंडल के सदस्य वही स्वायत्तधारी मंडल जिनकी कंपनी में शेयर धारक 500 पाउंड का होता था, वो 1773 ईस्वी के राजलेख के पहले तक निदेशक मंडल के सदस्यों की नियुक्ति कर सकते थे। लेकिन जैसे ही 1773 का राजलेख आता है, रेगुलेटिंग एक्ट आता है, तो उसमें ये संशोधन किया गया था कि निदेशक मंडल, स्वायत्तधारी मंडल के सदस्य निदेशक मंडलों की नियुक्ति तभी करेंगे जब वो 1000 पाउंड के शेयर धारक होंगे। और जो निदेशक मंडल होगा, निदेशक मंडल के सदस्य में अपने में ही से एक को अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुन लेंगे। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ये भी कहा गया था कि निदेशक मंडल में टोटल 24 सदस्य होते थे। अब इसमें से हर साल क्या करेंगे, 1/4 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेंगे। याद रखना, वर्तमान में जो राज्यसभाएं ऐसी ही चलती है, ठीक है ना, हर साल क्या करते हैं, 2/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। इसमें क्या था, 1/4, यानी कि हर साल कितने सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेंगे, 24 सदस्य होते हैं, 24 में से 6 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेंगे, उसके स्थान पर 6 नए सदस्य लाए जाएंगे। इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को मिलाकर कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था, और इन तीनों को मिलाकर एक बंगाल का गवर्नर बना दिया गया था। इस प्रकार बनने वाले पहले गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग्स। और इसमें से इनका जो परिषद था, इनके परिषद में 4 सदस्य भी थे। कौन कौन से सदस्य थे, फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मॉनसन और वारवेल। कौन कौन थे, फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मॉनसन और वारवेल, ठीक। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि जब ये तीनों प्रेसिडेंसियों को कब मिलाया गया, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को, ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में तीनों प्रेसिडेंसियों को एक में मिला दिया गया था। अब बात आती है कि इसमें से एक और घोषणा की गई थी, ये कहा गया था कि इसमें से एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बात कही गई थी, लेकिन इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना होती है
1774 में हो जाती है। 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। इसके पहले चीफ जस्टिस बनाए गए थे सर एलिजा इम्पे, सर एलिजा इम्पे। इसमें 3 अन्य न्यायाधीश कौन कौन से थे? चैम्बर्स, हाइड और लिमेस्टर। यह एक अभिलेखीय न्यायालय था। ठीक, अभिलेखीय न्यायालय का मतलब क्या होता है? जो भी काम होगा उसको रिकॉर्ड पर रखा जाएगा, ये होता है अभिलेखीय न्यायालय। ठीक, लेकिन ये क्या होता था कि अगर ये गलत करे ना तो इसके खिलाफ आप का मुकदमा कर सकते हो, लेकिन आपको प्रीवी काउंसिल में करना होगा, जो कि प्रीवी काउंसिल था कहाँ पर? इंग्लैंड में था। इसमें ये भी घोषणा की गई कि बिना लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों को प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक, तो याद करना, देखो इसमें क्या क्या पढ़ लिया हमने। 1726 का राजलेख, इसके पहले 1600 ईस्वी का राजलेख और 1773 का राजलेख। ठीक, 1600 ईस्वी के राजलेख में क्या था? 1600 ईस्वी के राजलेख में 31 दिसंबर सन 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने पूर्वी देशों के लिए 15 वर्षों तक व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करते। इसमें टोटल 217 भागीदार होते हैं। इसकी निगरानी का काम एक गवर्नर, एक उप गवर्नर और 24 अन्य सदस्य करते हैं। इसको निदेशक मंडल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या इसे गवर्नर और उसकी परिषद की संज्ञा दी गई। 1726 का राजलेख आता है। 1726 के राजलेख में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को विधि बनाने की शक्ति दे दी गई थी। इसके पहले शक्ति किसके पास थी? निदेशक मंडल के पास थी। निदेशक मंडल रहता कहाँ था? इंग्लैंड में स्थित था। अब आता है 1773 का राजलेख। 1773 के राजलेख में क्या कहा गया है? 1773 के राजलेख के समय प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नाथ। समिति का नाम था गुप्त समिति। ठीक, इसके पहले तक कंपनी की निगरानी का काम कौन कौन करते थे? निदेशक मंडल और स्वात्तधारक मंडल। निदेशक मंडल में टोटल 24 सदस्य होते थे। हर साल 1/4 सदस्य अवकाश ग्रहण करेंगे। निदेशक मंडल के सदस्यों की नियुक्ति स्वात्तधारक मंडल के सदस्य करेंगे। इसमें ये भी कहा गया था कि तीनों प्रेसिडेंसियों को मिलाकर बंगाल प्रेसिडेंसी बनाया गया है और एक बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। ठीक, इनकी परिषद में 4 सदस्य कौन कौन से थे? फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग मानसेन और वारवेल। इसी में कहा गया था कि एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होगी, जिसकी स्थापना 1774 में होती है। इसके पहले चीफ जस्टिस एलिजा एम्पे। इसके 3 अन्य न्यायाधीश कौन थे? चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। इसके खिलाफ अपील प्रीवी काउंसिल में की जा सकती थी। बिना लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों को इसमें प्रतिबंधित कर दिया गया था। अब क्या होता है कि इस कानून के बाद भी कुछ न कुछ इसमें कमियां रह जाती हैं। तो इसके बाद अगला कानून कौन सा आता है? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। नाम से ही पता चल रहा है कि जो कुछ कमियां किस में रह गई हैं, जो कुछ भी कमियां रेगुलेटिंग एक्ट में रह गई हैं, तो उनको क्या करना है? सेटल करना है। ठीक, इसलिए इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा गया। अगर पूछा जाए कि ये किसके सुझाव पर आया, तो देखो जैसे अपने यहाँ संसदीय व्यवस्था में बहुत सारी समितियाँ होती हैं, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और ऐसे करके बहुत समितियाँ होती हैं। ऐसे वहाँ पर इंग्लैंड की संसद में समिति थी प्रवर समिति। उस प्रवर समिति के अध्यक्ष थे एडमंड वर्क। एडमंड वर्क के सुझाव पर एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। इसे संशोधनात्मक अधिनियम कहा जाता है। इसलिए संशोधनात्मक अधिनियम कहा जाता है जो भी रेगुलेटिंग एक्ट में जो कुछ भी कमियाँ रह गई थी उसको सुधार करने के लिए इसमें लाया गया था, इसलिए इसे संशोधनात्मक अधिनियम कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या था? बंगाल जुडिकेचर एक्ट। इसे बंगाल जुडिकेचर एक्ट क्यों कहा जाता है? इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि इसमें से बंगाल, बिहार और उड़ीसा को विधि बनाने की शक्ति दे दी गई थी। बंगाल, बिहार और उड़ीसा को विधि बनाने की शक्ति, जो इनके दीवानी मामले थे, दीवानी मामले में बंगाल, बिहार और उड़ीसा को विधि बनाने की शक्ति दे दी गई थी। इस प्रकार याद रखो कि बंगाल को 2 तरीके से क्या कर सकता था? बंगाल 2 तरीके से विधि बना सकता था। एक रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से इसको पावर दे दिया गया था और एक्ट ऑफ सेटलमेंट, यानी कि इसको 2 आधार पर पावर मिल गए थे। एक 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से और एक बंगाल जुडिकेचर एक्ट के माध्यम से इसको दे दिया गया था कि आप कानून बना सकते हो। अब आता है इसमें जो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद थी। गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को
न्यायालय से इसको मुक्त कर दिया गया है कि मतलब कोई भी अगर तुम कानून या नियम बनाओगे तो उसके अनुमोदन के लिए तुम्हें कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा, इससे ये मुक्त कर दिया गया। और ये भी कहा गया कि जो भी सुप्रीम कोर्ट आदेश आदेश लाएगी या तो कोई भी विधि लाएगी तो उसमें से भारतीयों के धार्मिक, सामाजिक रीति रिवाजों और परंपराओं को ध्यान में रखा जाएगा। ये था तुम्हारा एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो टोटल कितने एक्ट हो गए? 1600 ईस्वी का राजलेख हो गया, 1726 ईस्वी का राजलेख हो गया, 1773 ईस्वी का राजलेख हो गया, 1781 ईस्वी का राजलेख हो गया। ठीक, ये 1781 का नाम क्या है इसका? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अब आता है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट में आता कब है? पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784 में। एक्ट ऑफ सेटलमेंट की अपार असफलता के बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784 में। याद रखना, इस एक्ट का शीर्षक था भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र। इसमें से ये इसी अधिनियम के द्वारा इसमें ये भी कहा गया था कि कंपनी द्वारा अधिग्रहित भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व का ये पहला वैधानिक दस्तावेज था। इसमें एक और काम किए गए कि जो कंपनी के राजनीतिक काम थे और व्यापारिक काम थे। राजनीतिक काम तो पता है, सबको पता है राजनीति इतने भारत में कितनी चलती है। और जो व्यापारिक काम मतलब क्या होता है? बेचना, खरीदना, ये व्यापारिक काम होता है। तो इसमें क्या कर दिया गया कि राजनीतिक काम और व्यापारिक कामों को दोनों को अलग कर दिया गया। राजनीतिक कामों की जो देख रेख दी गई, राजनीतिक कामों के लिए एक अलग समिति गठित की गई जिसका नाम क्या था? नियंत्रक मंडल। नियंत्रक मंडल में जो टोटल 6 सदस्य होते थे। नियंत्रक मंडल में टोटल कितने सदस्य होते थे? 6 सदस्य होते थे, जिसमें से एक सदस्य कौन सा था? चांसलर ऑफ एक्सचेकर, एक राज्य सचिव और 4 प्रीवी काउंसिल के सदस्य। याद रखना, हमने बताया था जब भारत में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है उसके खिलाफ अगर आपको अपील करनी है तो प्रीवी काउंसिल में करना होगा, जो कि कहाँ पर था? इंग्लैंड में था। तो उसी यानी कहा जाए तो जो इंग्लैंड का कोर्ट था, इंग्लैंड के कोर्ट के 4 सदस्यों को इसमें जगह दी गई। एक सदस्य का नाम था राज्य सचिव, एक सदस्य का नाम था चांसलर ऑफ एक्सचेकर और 4 प्रीवी काउंसिल के सदस्य थे। ये जितने भी सदस्य थे, इन सदस्यों में से प्रत्येक की नियुक्ति और प्रत्येक को हटाया जाना, नियुक्ति करना और हटाया जाना, ये सब जिम्मेदारी किसकी थी? ब्रिटिश क्राउन के अधीन रखी गई। और इसी में जो व्यापारिक क्रियाकलाप थे वो कंपनी को ही दे दिए गए कि मतलब सौदा खरीदने बेचने का काम तुम ही करो, क्योंकि तुम लंबे अनुभव से तुम्हारे पास अनुभव है। ठीक, इसलिए उसको दे दिया गया। देखो, यहाँ से पता चलता है कि धीरे धीरे इंग्लैंड की जो सरकार थी उसके दिमाग में चलने लगा था कि ब्रिटिश इंडियन कंपनी बढ़िया पैसा कमा रही है और सरकार को कम दे रही है, तो इसको ऐसा करते हैं, धीरे धीरे हम क्या करते हैं? हथियाने लगते हैं। इसलिए समय समय पर क्या करती है? एक्ट लाती रहती है और क्या करती? धीरे धीरे हाथ बढ़ाने लगती है। क्योंकि इसी में इसने सबसे पहले बोला था कि भारत में कंपनी द्वारा अधिकाराधीन ब्रिटिश राज्य क्षेत्र। और फिर आती है इसमें से जो गवर्नर जनरल की परिषद में हमने बताया था टोटल 4 सदस्य होते हैं। इसमें 4 सदस्यों में से इसकी सदस्य संख्या 4 से घटाकर कितनी कर दी गई? 3 कर दी गई। यानी गवर्नर जनरल परिषद की संख्या कितनी होती थी? 4, अब कितनी कर दी गई? 3। और इसमें से जो प्रांतीय परिषद के सदस्यों की संख्या 4 होती थी उसको भी 3 कर दी गई। और इसमें ये भी कहा गया कि जो इंग्लैंड के जो अंग्रेज अधिकारी हैं, अगर वो कोई अवैध काम करेंगे तो उनके खिलाफ इंग्लैंड में मुकदमा चलेगा और उनके लिए एक नई कोर्ट की स्थापना की जाएगी। तो अंग्रेज अधिकारियों के लिए नई कोर्ट की स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट में होती है, जबकि भारतीयों के लिए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में होती है। इसमें ये भी कहा गया था कि केंद्रीय शासन का अगर अनुपालन ना हो, केंद्रीय शासन का अनुपालन ना हो तो गवर्नर जनरल
प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त कर सकती है। यानी कि अगर केंद्र द्वारा जो भी नियम दिया गया है, अगर वो नियम कानून सही से नहीं लागू हो रहा है तो प्रांतीय सरकारों को क्या कर दिया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा। और इसमें ये भी कहा गया था प्रांतीय सरकारों की, जो प्रांतीय सरकारों में सदस्य संख्या 4 होती थी, उनके भी सदस्य संख्या कितनी कर दी गई, 4 से 3 कर दी गई। और इसमें ये भी कहा गया कि कंपनियों को, जो कंपनी के कर्मचारी होंगे वो किसी से भी उपहार नहीं ले सकते। उपहार मतलब क्या होता है, घूस समझो, घूस ही नहीं ले सकते, क्योंकि घूस लेंगे तुम्हारा काम करेंगे। क्या करता है, पैसा, पैसा काम क्या है, पैसा बोलता है। अब क्या आता है, अब इसमें ये भी बोला गया कि अगर जो गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल देशी राजाओं से अगर तुम्हें देशी राजाओं से संधि करनी है, ये युद्ध करनी है, तो इसके लिए कंपनी के डायरेक्टर से पहले स्वीकृत करनी पड़ेगी। ये था तुम्हारा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब इसके बाद आता है 1786 का राजलेख। 1786 के राजलेख में क्या कहा गया था, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। कौन सा राजलेख हो गया, सन 1600 ईस्वी का राजलेख, 1726 का राजलेख, 1773 ईस्वी का राजलेख। 1773 के बाद कौन सा आता है, 1781 ईस्वी का राजलेख। 1781 के बाद पिट्स इंडिया एक्ट आता है। पिट्स इंडिया के बाद 1786 का राजलेख आता है। 1786 के राजलेख में क्या कहा जाता है कि गवर्नर जनरल अगर विशेष परिस्थिति में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करके अपने निर्णय को लागू कर सकती है। ठीक, मतलब कभी कभी ऐसा फंस जाए कि भाई जो तुम्हारा कानून बनाया गया था गवर्नर जनरल द्वारा वो काम ही नहीं कर रहा, तो उस कानून को निरस्त कर देगी और गवर्नर अपना खुद का बनाया हुआ तत्काल कानून लागू कर सकता है। और इसमें एक शक्ति और दे दी गई गवर्नर को कि वो प्रधान सेनापति होगा। प्रधान सेनापति की शक्तियाँ भी दे दी गई। और ऐसे पहले व्यक्ति कौन थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस। याद रखना, लॉर्ड कॉर्नवालिस ऐसे व्यक्ति थे जिनकी समाधि भारत के गाजीपुर राज्य में स्थित, गाजीपुर जिले में स्थित है। ये उत्तर प्रदेश राज्य में गाजीपुर पड़ता है। अब आता है 1793 ईस्वी का राजलेख। 1793 ईस्वी के राजलेख में क्या होता है कि याद रखना, हमने बताया था पिट्स इंडिया एक्ट में निदेशक मंडल बनाया जाता है। तो नियंत्रक मंडल के 6 सदस्य होते थे। 6 सदस्यों की जो वेतन होगा ये भारत के राजस्व से दिया जाएगा। ये बात इसमें कही गई थी। काम करेंगे कंपनी के लिए, काम करेंगे इंग्लैंड में रहकर, लेकिन पैसा कहाँ से जाएगा, भारत के लिए जाएगा। तो भारत का लगातार शोषण हो रहा था, हर तरीके से शोषण हो रहा था। उनका ये मतलब था जो भी व्यक्ति होगा भारत से जिसका भी संबंध होगा उसका सबका पैसा कहाँ से आएगा, भारत से आएगा। इनकम भी सरकार लेगी, बशर्ते इंग्लैंड का 1 रुपया नहीं लगना चाहिए। और इसमें यह भी कहा गया कंपनी के अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। और जो जितने भी ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र थे भारत में, ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र, उसमें से सब पर लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई। सभी कानूनों और जो भी अधिनियम या विधियां थी, कानून और विधियां थी, सबका व्याख्या करने की जिम्मेदारी न्यायालय को सौंपी गई। ठीक, तो टोटल कितने राजलेख हो गए, 1600 ईस्वी का राजलेख, 1726 ईस्वी का राजलेख, 1773 ईस्वी का राजलेख, 1776 के बाद 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। 1781 के बाद क्या आता है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, फिर आता है 1786 ईस्वी का राजलेख, फिर 1793 ईस्वी का राजलेख। ठीक, फिर से